नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको सदर विधानसभा, महाराजगंज और बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया, खासकर महाराजगंज की जो डिबाई विधानसभा है उसको लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सियासी दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी विकास शासन को लेकर तमाम दावे कर रही, लेकिन उसी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार को तेवर दिखा रहे हैं। यूपी की महाराजगंज जिले के एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को तेवर दिखाते हुए धरने की चेतावनी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सियासी दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी विकास शासन को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन उसी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार को तेवर दिखा रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जिले के एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को तेवर दिखाते हुए धरने की चेतावनी दी है। महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं नौतन नवा विधानसभा पर निर्दल विधायक अमन मणि त्रिपाठी विधायक हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता ब्रजेश गुप्ता ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। जनता का विकास न करके अपना विकास कर रहे हैं। अभी एक मामला है आरटीई के संबंध में, शिक्षा का अधिकार गवर्नमेंट ने बनाया 2009 में। आज जो बीएसए कार्यालय में हमने एक आरटीआई भी दाखिल किया, मैंने पूछा, उसका 2 महीने तक हुआ, जवाब नहीं मिला। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका शहर में आवेदन हो गया। 4 साल इनका गुजर रहा है, जो कि देहातों में न रोडें हैं, न हर आदमी हर घर में शौचालय है। केवल इनका विकास आसमान में चल रहा है, जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रोजगारी और यह जो है लूट खसोट भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन आज सदर विधानसभा की हालत यह है, जो हमारे सदर विधायक महोदय हैं, जनता का विकास क्या है वह सपना जो सोच मतदाताओं के अंदर थी, उससे परे हट के अपना विकास ने कितना काम किया। ये तो विधायक जी ने जो भी समस्या आया है उसको निस्तारण किए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं है। अभी जो भी सरकारें बिजली दे रही हैं, लेकिन आज अभी भी जो है उसका जो है रूटीन से पालन नहीं किया जा रहा। रोस्टर है, जो भी समस्याएं हैं अभी थोड़ी बहुत रह गई हैं, लेकिन फिर भी अगर विधायक जी द्वारा सही काम किए गए। आइए आपको बताते हैं महाराजगंज की 315 फरेंदा विधानसभा से कौन कौन रह चुका है विधायक। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बजरंग बहादुर सिंह ने जीत दर्ज कर विधायक बने थे, तो वर्ष 2017 में भाजपा के ही बजरंग बहादुर सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी को 2354 मतों से पराजित कर विधायकी हासिल की। आइए आपको बताते हैं कौन है फरेंदा विधानसभा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह। महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक का जन्म 1 जुलाई 1971 को गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील के मराठा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय परमेश्वर सिंह है। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। 3 मई 1992 को उनकी शादी पुनीता सिंह के साथ हुई थी। बजरंग बहादुर सिंह के एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बजरंग बहादुर सिंह ठेकेदारी करते थे।
वहीं बजरंग बहादुर सिंह ने भाजपा से 3 बार फरेंदा विधानसभा के विधायक चुने जा चुके हैं। विधायक चुने जाने के बाद से ही बजरंग बहादुर सिंह हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। यूपी जब बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहा था, तब विधायक जी ने जनता के साथ खड़े होकर हर मुमकिन काम किया था और जनता को भरोसा दिलाया था कि वो उनके साथ हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। के न्यूज के लिए महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा से ब्रजेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे थे महाराजगंज की, जहां पर कई सारी विधानसभाएं, खासकर अगर फरेंदा विधानसभा की बात करें तो जो वहां के विधायक हैं वर्तमान के बजरंग बहादुर सिंह, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और धरना देने की चेतावनी भी कर चुके हैं। इन्हीं सब खबरों को लेकर हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हैं ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश, अगर महाराजगंज की बात करें तो अभी कुछ समय पहले जो सांसद महोदय हैं वो वहां पहुंचे थे और जो फरेंदा विधानसभा के विधायक हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने कई सारी समस्याएं गिनाई थी। जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि महाराजगंज के जो फरेंदा विधायक हैं बजरंग बहादुर सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आए थे और कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक चल रही थी। बैठक में हालांकि जो 9वां विधानसभा है और फरेंदा विधानसभा, जो फरेंदा विधानसभा है उसमें करीब 3 से 4 गांव ऐसे हैं जहां पे सारी चीजें जो है फरेंदा से होती है, लेकिन जो मतदान पड़ते हैं वो 9वां विधानसभा में पड़ते हैं। उसको लेकर विधायक जी ने जिलाधिकारी को एक तरह से कहा जाए तो जिलाधिकारी से उन्होंने इसको लेके कहा था कि जो है अगर हमारी मांगे ये जो ग्राम सभा है वो अगर फरेंदा विधानसभा में नहीं किया जाएगा तो धरने पे बैठेंगे। शैलेंद्र, ब्रजेश, अगर बात करें बजरंग बहादुर सिंह की तो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। अगर 2007 की बात करें, जब प्रदेश सरकार जो थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में थी, उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन दोनों बार ही ये बीजेपी के विधायक वहां से रहे हैं और उपचुनाव में भले ही उनको हार मिली हो जब लोकायुक्त जांच इनके ऊपर बैठी थी, लेकिन उसके बाद 2017 में फिर से विधायक बने। तो एक कद्दावर नेता हैं, सशक्त नेता हैं, जमीन जो है जमीनी वहां पर जो क्षेत्र है वहां पर इनकी पैठ है, तो क्या इनको लगता है वो पार्टी से बढ़ के हो गए? शैलेंद्र, आपको बता दें कि महाराजगंज में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2012 में 2 सीटें सपा के खाते में गई थी, एक बसपा के खाते में गई थी, तो एक कांग्रेस और एक जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन जो फरेंदा के बीजेपी से विधायक बने थे बजरंग बहादुर सिंह, उनपे ठेकेदारी का आरोप लगा और राज्यपाल ने इनकी विधायकी निरस्त कर दी। उसके बाद से फरेंदा विधानसभा में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद वो भी सीट जो है सपा के खाते में चली गई थी। जी शैलेंद्र, लेकिन ब्रजेश 2017 की जब बात आई तो फिर से वो विधायक बनकर आए बजरंग बहादुर, तो क्या उनको ऐसा लगता है कि पार्टी से ज्यादा खुद को बड़ा मानने लगे हैं बजरंग बहादुर? शैलेंद्र, आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर से विधायक जी नहीं जीते थे। 2300 कुछ वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो दूसरे स्थान पे कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी रहे। हालांकि महाराजगंज जिले की बात किया जाए तो महाराजगंज 9वां विधानसभा के बाद कद्दावर नेता बजरंग बहादुर सिंह। बिल्कुल ब्रजेश, अगर बात करें वीरेंद्र बहादुर की, लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हर बार दूसरे नंबर पर रहते हैं। अगर फरेंदा विधानसभा की बात करें ब्रजेश, हम चाहेंगे आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वहां सियासी माहौल क्या है और इस बार क्या लोगों का रुझान फिर से बीजेपी के लिए जाएगा या फिर तस्वीर बदल सकती है? शैलेंद्र, आपको बता दूं, माफी चाहता हूं, इस समय कोई मौजूद नहीं है, लेकिन फरेंदा विधानसभा की अगर बात किया जाए तो फरेंदा विधानसभा में बीजेपी से बजरंग बहादुर सिंह 3 बार विधायक रह चुके। लेकिन फरेंदा विधानसभा में मात्र एक चीनी मिल ऐसा है जो अभी भी चीनी मिल जो है नहीं चल पाया है। हालांकि जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगार है ही है, लेकिन अगर चीनी मिल की बात किया जाए तो चीनी मिल अभी भी विधायक जी के द्वारा नहीं उसको चालू करा पाया है। शैलेंद्र, ब्रजेश, अगर बात करें वीरेंद्र बहादुर की, अगर बात करें तो लगातार 2002, 2007, 2012, 2017 लगातार चुनाव लड़ते आ रहे, हमेशा 2 नंबर पर रहे। क्या इस बार वीरेंद्र बहादुर को
बड़ी टक्कर ही दे सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी को। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है बजरंग बहादुर फिर से बीजेपी प्रत्याशी हों और हो सकता है ना भी हों, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने तेवर तीखे किए अपनी सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है इनकी छुट्टी भी कर दी जाए। जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि फरेंदा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है, चूंकि जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 99वां विधानसभा से अमन मणि त्रिपाठी फरेंदा विधानसभा में इस बार दावेदारी कर सकते हैं चुनाव को लेकर विधानसभा। जी ब्रिजेश, मूलभूत समस्याएं उस विधानसभा की क्या हैं? अगर फरेंदा विधानसभा की बात करें तो कैसी समस्याएं हैं जो अभी तक जनता को उससे निजात नहीं मिल पाई है, जनता अभी भी परेशान है? शैलेंद्र, आपको बता दें कि फरेंदा विधानसभा की जो मूल समस्याएं हैं वो यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, और यहाँ शैलेंद्र जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो काफी ध्वस्त हैं। हालांकि प्रयास जो है विधायक जी चाहे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं यहाँ करते हैं, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं रहती है वो जमीनी हकीकत कहीं कुछ नहीं है। शैलेंद्र, ब्रिजेश, जल जमाव जल भराव भी बड़ी समस्या बनी रही। अगर बारिश के समय देखा जाए तो वहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से जो राहगीर थे, इलाकाई थे, उनको काफी परेशानी उठानी पड़ी। शैलेंद्र, आपको बता दें कि जो फरेंदा विधानसभा का एक बिरजमनगंज क्षेत्र है जहां पे इस बार बाढ़ आया था, बाढ़ से करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री जी का भी दौरा रहा फरेंदा विधानसभा में कि लोगों को जो है जो बाढ़ पीड़ित है उनको निजात दिलाया जा सके, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद जो जमीनी हकीकत था वो कहीं कुछ नहीं था। जो मुख्यमंत्री जी ने जो राहत पैकेज बांटा था बस वही था, उसके बाद ना तो कोई जनप्रतिनिधि किसी के पास गया और ना ही लोग जो वहां के लोग थे उनको उनकी समस्याएं सुनी। जी ब्रिजेश, सड़कों की अगर बात करें, रोड की बात करें तो उसको लेकर काफी ज्यादा पैसा पास हुआ है, बजट पास हुआ है शासन की ओर से। सड़कों की मौजूदा व्यवस्था इस वक्त क्या है? क्या सड़कें बनी है या फिर निर्माण कार्य चल रहा है या फिर अभी नहीं? शैलेंद्र, अगर रोड की बात किया जाए तो रोड जमीनी हकीकत पे जो फरेंदा विधानसभा है वो करीब 50% बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गड्ढा मुक्त की बातें की थी, लेकिन अगर फरेंदा विधानसभा की बात किया जाए तो शैलेंद्र करीब 50% गाँव ऐसे 50% जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी ना तो गड्ढा मुक्त हुआ है और ना ही रोड है। शैलेंद्र, ब्रिजेश, क्या लोगों का ओपिनियन क्या है अपने जो विधायक जी हैं उनको लेकर? क्या उनके कामकाज से खुश हैं या नाराजगी है? ब्रिजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर दें। जनता जो है बदलाव के मूड में है। हालांकि अब 2022 चुनाव नजदीक है, कौन विधायक बनेगा फरेंदा विधानसभा से यह देखने वाली बात दिलचस्प होगी। जी शैलेंद्र, ठीक है। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फरेंदा विधानसभा की बात कर रहे थे जिसको लेकर हमारे जो संवाददाता वहां के बारे में बता रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। अब बात करेंगे बुलंदशहर की विधानसभा डिबाई की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच हम बात करते हैं बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट की। डिबाई विधानसभा सीट की गिनती उत्तर प्रदेश की अहम विधानसभा सीटों में होती है, क्योंकि एक तरफ ये विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक नजरिए से अहम माना जाता है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक नजरिए से भी ये विधानसभा काफी अहम है। इसी पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। डिबाई विधानसभा सीट ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। डिबाई से कुछ ही दूरी पर गंगा नदी है, तो इस जगह सीधा संपर्क महाभारत काल से भी माना जाता है। विधानसभा क्षेत्र धार्मिक लिहाज से काफी अहम है, जबकि कटान और कपास की भी यहाँ अच्छी पैदावार होती है। इसलिए इस विधानसभा सीट पर सबकी नजरें रहती हैं। वहीं बात अगर डिबाई विधानसभा सीट की जातिगत समीकरणों की जाए तो यहाँ लोध राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा मुस्लिम और दलित वोटर भी प्रभावी भूमिका में रहते हैं, जबकि ठाकुर, ब्राह्मण और वोटर भी प्रभारी हैं। इसके अलावा क्षेत्र में वैश्य वोटर भी हैं। खास बात यह है कि लोध राजपूत वोटर डिबाई में 1 लाख से भी ज्यादा है, जबकि दलित 50,000 दलित वोटर और 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में यहाँ पार्टियां इन्हीं वर्गों से आने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाती हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अनिल मीणा ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। बढ़िया हो रहा है काम, तो सब काम बढ़िया हो रहे हैं, कोई काम गलत ना हो रहा सरकार में तो। और पैसा भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, अब कोई परेशानी ना है। इस सरकार में, बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और लोगों को महंगाई का बहुत सामना करना पड़ रहा है। गांव देहात से जो लोग हैं वो क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, शहर में नहीं आ पा रहे हैं। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि थोड़ी महंगाई पे कम करे और महंगाई को थोड़ा जो ज़्यादा बढ़ रही है उसको कम करे। जितना वो आना चाहिए उनको जनता के बीच में, वो नहीं आए हैं। लेकिन जो हमारे जैसे नगर में किया है वो काम तो हुआ है, नगर पालिका ने किया है, नगर पालिका की तरफ से विधायकों ने भी क्षेत्र में किया है थोड़ा बहुत काम, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया। हाँ जी, गैस की बड़ी परेशानी हो रही है। गैस पर काफ़ी पैसे बढ़ गए हैं और सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, तेल वगैरह बहुत महंगा है। सभी चीज़ें जो गृहस्थी में चाहिए वो बहुत महंगी हो रही हैं। इसलिए हम ये कार्य करना पड़ रहा है, हमें सब्जी बेचनी पड़ रही है। M.Com करा हुआ हूँ मैं, हमें नौकरी चाहिए और हमें सरकार अच्छी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन रह चुका है डिबाई विधानसभा से विधायक। साल 2007 में डिबाई विधानसभा में पहली बार बसपा की भगवान शर्मा चुनाव जीतकर विधायक बने। 2012 में भगवान शर्मा जातिवाद पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद सपा ने डिबाई विधानसभा में जीत दर्ज की। साल 2017 में अनीता लोध राजपूत ने भारी मतों से जीतकर बीजेपी की डिबाई विधानसभा में वापसी कराई। आइए आपको बताते हैं कौन है अनीता लोध राजपूत। अनीता लोधी ने बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई की। उनके पिताजी एक उत्तराखंड के रुद्रपुर में पंतनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। अनीता लोधी ने अपने पिता के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पंतनगर विश्वविद्यालय से की, जो उन्होंने MSc के बाद ग्रेजुएशन की। उसके बाद अनीता लोधी धीरे धीरे राजनीतिक में आती गई और उन्होंने करीब 2010 के आसपास कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और उन्होंने टिकट लेने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने उनको डिबाई से टिकट नहीं मिली। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। बीजेपी ने राज्य की 403 सीटों में से 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट में जीत मिलेगी, ये बता पाना अभी बेहद मुश्किल है। 2022 के चुनाव को लेकर रणभेरी उत्तर प्रदेश में बच चुकी है और सभी पार्टियों के नेता
अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। और इस वक्त हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा की, और हम डिवाई विधानसभा में मौजूद हैं जो लोधी बाहुबल सीट बताई जा रही है। और अगर कुल वोटों की बात करें तो 3,42,625 वोट हैं, और अगर पुरुषों की वोटों की बात करें तो यहाँ 1,82,225 वोट हैं, और महिलाओं की बात करें तो 1,60,076 वोट हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह आता है कि लोधी बाहुबल सीट होने के बाद भी 2 बार यहाँ सन 2007 से लेकर 2012 तक और 2012 से 17 तक यहाँ ब्राह्मण एक विधायक रह चुके हैं जो सपा से और बसपा से रहे थे। अगर अब बात करें तो अब की बार जो यहाँ बीजेपी और सपा की जोरों की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी के हरीश लोधी प्रत्याशी मैदान में बताए जा रहे हैं, और जो वर्तमान बीजेपी की विधायक हैं अनीता लोधी, उनकी भी दावेदारी यहाँ सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि डिवाई की जनता किसके सर 2022 में विधायक के जीत का सेहरा बांधती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया बुलंदशहर। तो बुलंदशहर की जो डिबाई विधानसभा है राजनीतिक लहजे से भी काफ़ी अहम है। आपको बता दें पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह जो हैं इस विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, और आपको बता दें लोधी जो राजपूत हैं उनकी संख्या इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स लोधी राजपूत हैं। उसके अलावा दलित की जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 50,000 से अधिक है, और वहीं अगर मुसलमानों की बात करें, मुस्लिम वर्ग जो है उसकी 30,000 से अधिक वोट बैंक है। तो कई समीकरण के हिसाब से ये काफ़ी अहम है, और धार्मिक नज़रिए से भी ये जो विधानसभा काफ़ी अहम मानी जाती है। महाभारत काल की अगर बात करें तो जो दानवीर कर्ण जो योद्धा थे उनका गांव यहाँ पर है, उसको लेकर भी तमाम तरह की मान्यताएं। हमारे साथ डिबाई विधानसभा से जुड़े हुए हमारे संवाददाता अनिल मीणा। अनिल, अगर डिबाई विधानसभा की बात करें तो 2007 में बहुजन समाज पार्टी का विधायक था और भगवान शर्मा गुड्डू पंडित थे, और 2012 में वही विधायक थे। हालांकि पार्टी उन्होंने बदल के समाजवादी पार्टी कर दी थी, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर थी और अनीता सिंह जो लोधी राजपूत हैं उन्होंने बाजी मारी। इस बार 2022 में क्या समीकरण बदलेंगे, या फिर बीजेपी वापसी करेगी, या फिर जैसा 2007-12 बदलता रहा है पार्टी का सिलसिला वो होगा? अनिल, हम चाहेंगे आप अपना फोन जो है वो अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा जो सीट है वो बहुत ही राजनीति के मामले अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2002 की 2007 की और 2012 की, तो वहाँ एक बसपा के विधायक 2007 में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित रहे थे, और 2012 में भी उन्होंने सपा सरकार से जीत हासिल की थी, और वो 2 बार लगातार वहाँ विधायक रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि सबसे ज्यादा वहाँ लोधी राजपूत की वोट होते हुए करीब 1,60,000 के आसपास वोट हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर अब की 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो 2022 के चुनावों में लगता है कि जनता कुछ परिवर्तन चाहती है। अगर 2022 के चुनाव की बात करें, जिस तरह से 2017 में उन्होंने अनीता लोधी राजपूत को मैदान में उतारा था, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई जा रही है उनका लोगों का कहना है कि यहाँ जो एटा के सांसद हैं जो राजू भैया, उनके बेटे को भी यहाँ उतारने की तैयारियां सूत्रों के हवाले से की जा रही है, और अनीता लोधी को शायद सियाना विधानसभा से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जो डिबाई की जनता है वो यहाँ अनीता लोधी को ही समर्थन देती है या अन्य किसी विधायक को देती है। लेकिन अगर उनकी जो टक्कर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो हरीश लोधी हैं, जो पिछली बार भी 2017 में जो लड़े थे, जो दूसरे नंबर पे आए थे, उनकी भी यहाँ जो जनता में पकड़ काफी अच्छी बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2017 में जिस तरह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हरीश लोधी उन्होंने हार का सामना किया था, क्या 2022 में वो जो वर्तमान विधायक है जो या बीजेपी के जो वहाँ सबसे अहम कोई भी विधायक वहाँ दावेदारी के लिए जो टिकट का दावेदार है उसको हराने में कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे हरीश लोधी ने भी जो समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी 2022 के लिए चुने गए हैं, उनकी भी वहां जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी पकड़ बताई जा रही है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सत्ताधारी विधायक है अनीता लोधी, उनकी भी जमीनी स्तर की जो पकड़ है। अनिल, हम चाहेंगे कि आपके साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि उनका नजरिया इस बार क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर।
जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और 2022 के चुनाव को लेकर 2022 में जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर क्या आप चाहेंगे कि 2022 में प्रत्याशी को बदला जाए कि दोबारा ही बीजेपी प्रत्याशी को चुनेंगे आप लोग? तो जनता परिवर्तन चाहती है, जैसे कि महंगाई बढ़ी है, विकास कार्य अपूर्ण है और हर विधायक हर मंत्री ये कह देता है कि कोविड काल है, उसको लेकर जो है विकास नहीं हुआ है पूरी तरह से विधानसभा क्षेत्र में। अभी बात करते हैं रामघाट की, तो रामघाट में जो सांकरा के लिए जो रोड जाता है आजकल वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, जबकि सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए, जबकि वो गड्ढा मुक्त नहीं है। और वहाँ भी जो है धार्मिक स्थल है उस पर विकास होना चाहिए था, वहाँ भी विकास नहीं हो पाया पूर्ण तरीके से, तो इसलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अनिल, हम चाहेंगे कुछ और लोगों से बात करें, पूछे जो विधायिका हैं क्षेत्र की, क्या वो समय देती हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं हम बात करना चाहेंगे। देखिए मेरे साथ युवा वर्ग कुछ लोग हैं, क्या जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं क्या वो जनता में समय देते हैं? नहीं देते जी। गांव में ना तो आज तक कोई विकास हुआ है, नहीं कोई कागजों पर गंगा जी बह रही है, ना तो यहाँ पर कोई देखने को आता है कि कोई गरीब भूखा मर रहा है या प्यासा मर रहा है। ये राशन दे देते हैं और बस निंद्रा खो जाते हैं, गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं देखने वाला है। देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ठीक है अनिल, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं और किसी का कहना है कि जो विधायक जी हैं, विधायिका जी हैं, वो समय नहीं देती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए और लोगों की जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो जो बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा है, इसको लेकर भी तमाम तरह की नज़रिए, तमाम तरह की लोगों की राय है। बहुत लोगों का मानना है विधायिका जो हैं वो समय नहीं देती हैं, तमाम सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे अभी जनता महरूम है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाज़त, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। सारथी विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार